डियर स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी के इस नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक छोटा सा आर्टिकल भी क्लियर करेंगे उसके साथ जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और उसमें भी जो पॉइंट डिस्कस करेंगे पहले वो कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स यानी क्या है कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए कंजर्वेटिव रहे या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहे, ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस के डेफिनेशन है वो आप वर्क डन पर बेस है। तो देखिए वर्क डन का बेसिक फार्मूला क्या है मेरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये फोर्स तब कंजर्वेटिव रहेगा जब ये वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहेगा। देखिए इफ वर्क डन इज नॉट फंक्शन ऑफ पाथ, वर्क डन अगर पाथ का फंक्शन नहीं है तो दिस फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस फोर्स को कौन सा फोर्स कहेंगे हम, कंजर्वेटिव। एंड इफ दिस वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ पाथ, यानी वो जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड रहेगा, देन दिस फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा रहेगा बोलिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, while work done by non conservative force depends on path। ठीक है, depends on path। ये एकदम बेसिक लेवल पर डेफिनेशन है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब उसमें जिस पर हमें पहले फोकस करना है वो कंजर्वेटिव, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस कौन क्या है बोलिए कंजर्वेटिव है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपने कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है बोलिए, पाथ है। तो देखिए ये है, ये पूरा का पूरा बी और ये ए ऐसे मानिए, और दोनों के बीच का जो गैप है वो एच है, ऐसे दिखाया है आपको, ये एच हाइट है। ठीक है, ये ए पोजीशन मान लीजिए और ये बी पोजीशन है, दोनों के बीच का गैप कितना है बोलिए, एच इतना हाइट है। ओके, तो देखो उनका कहना है कि मैं, अब आप मुझे ये बताइए, मुझे ए से बी जाने के लिए कितने डिफरेंट पाथ्स हैं मुझे, हम जानते हैं इनफाइनाइट वेज रहेंगे, इनफाइनाइट वेज यानी इनफाइनाइट पाथ रहेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अगर मैं यहां से ऐसे इंक्लाइन होते हुए बी पर जाता हूं, ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट चला जाता हूं, दिस इज पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, या फिर मैं इस तरह से जाता हूं पाथ नंबर 3, या फिर मैं ऐसे करता हूं, डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, ऐसे। मैं इस तरफ बी पर पहुंच गया। ठीक है, दिस इज पाथ नंबर 3। सो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 और पाथ 4। अब आप ही मुझे ये बताइए, क्या ये डिफरेंट पाथ्स है? हाँ, लेकिन यहां पर मैं अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी ही देखता हूं सिर्फ, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप पाथ P1 से गए हैं या P2 से गए हैं या P3 से या फिर P4 से। वो सिर्फ ये देखेंगे कि इनिशियल आपका पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं है, दैट्स व्हाई अब ये रहेगा फिर mg, जो बॉडी आप मान लीजिए ये पेन आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसका मास है m, वो रहेगा mg। तो mg डाउनवर्ड रहेगा और हाइट रहेगी ऊपर, हाइट यानी यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऐसे आएगा। इन ऑल केसेस
P1 में, P2 में, P3 में या P4 में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स टू mgh, कम्स टू व्हाट mgh। इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं फिर कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड व्हाट फाइनल पोजीशन, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्स का ही एक यानी क्या कहेंगे उसको, एक पॉइंट क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखिए आप A to B गए, कहां से कहां गए आप? फ्रॉम A to B, एंड वर्क डन कितना पाया आपने? -mgh। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब आप B to A आए। अब अगर आप B to A आते हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है, वो h रहेगा, हम जानते हैं यहाँ पे, और वेट भी क्या है? डाउनवर्ड, एंड देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम B to A comes to mgh ओनली। cos थीटा की कीमत 1 हो जाएगी। तो आप जरा देखिए, B to A आते समय वर्क डन कितना है? प्लस mgh, while A to B जाते समय वर्क डन कितना है? माइनस mgh, and therefore work done in complete loop। अब लूप फॉर्मेशन क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होना है। अब देखिए A से स्टार्ट हुआ, B पर गए, ऐसे मैं दिखा देता हूं। A से कहा गए B, और B से फिर कहा आया A। तो ये जो मैंने इस कलर में दिखाया अभी आपको, A to B और B to A, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप। इसे हम क्या कहेंगे? क्लोज लूप। सो नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आप देखिए कितना आता है? दैट कम्स टू 0। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स में हम कौन कौन से पॉइंट क्लियर किए वो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूं। देखो, आपने सबसे पहले कहा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो अगर वर्क डन करता है, दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? पाथ। ओके, सो आप किसी भी पाथ से जाइए, इनफाइनाइट पाथ फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन वर्क डन क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमने क्लियर की कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन डिपेंड किस पर है? बोलिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें सीखना है वो क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड लूप कम्स टू 0। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए 0 आने के लिए क्या चाहिए? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि एक यहाँ पे चेयर है, यहां से मैंने उठा के B पोजीशन पे रख दिया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया। लेट अस कंसीडर ये कंजर्वेटिव। देखिए ये जो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है। ठीक है, तो ग्रेविटी का नहीं, हम जनरल में एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहां से चेयर उठा के मैं B पोजीशन पर रख दिया, कुछ वर्क डन मैंने किया। ठीक है, फिर मेरे दोस्त ने B से A पर उठा के रख दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि B to A फिर से उतना ही वर्क डन किया इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या हुआ है? सेम। जितना मैंने वर्क किया उतना उसने रिकवर कर लिया। तो ये यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कंप्लीट रिकवरी ऑफ वर्क डन। ठीक है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंप्लीट रिकवरी ऑफ वर्क डन। यानी अगर आप A to B जाते समय जो वर्क करते हैं, आप B to A फिर से आते हैं, आप पूरा का पूरा वर्क डन क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव में रिकवरी नहीं होता है। ठीक है, यानी कंप्लीट रिकवरी नहीं। कंजर्वेटिव में ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रिकवरी 100% रिकवरी है। इसीलिए तो नेट कितना आ रहा है? बोलिए 0। नेट वर्क डन कितना आ रहा है? 0। तो चलो देखो यहां पे अब तक कंजर्वेटिव फोर्स में हमने जो बातें डिस्कस की है वो एक बार मैं क्विक रिवाइज कर लेता हूं।
सबसे पहली बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट फंक्शन ऑफ पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। किसका फंक्शन है वो? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, बढ़िया है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहां पर याद रखना है वो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ कंप्लीट लूप, मैं यहां पर ये समझा देता हूं, ओवर क्लोज लूप कहिए ना, कौन सा लूप कंसिडर कीजिए? क्लोज लूप, दैट कम्स टू 0 ऑलवेज। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे मैं लिख के देता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज कंप्लीट रिकवरी वाला फोर्स है ये, सॉरी कंप्लीट रिकवरी वाला वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट रिकवरी। और इसलिए जब भी आपको ये कहेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ए टू बी दिया जाए और बी से फिर से ए पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखिए, इनिशियल टू फाइनल गया, फाइनल टू फिर से इनिशियल आए, नेट वर्क डन पूछा 0 बोल देना डायरेक्ट। हाँ, किसकी वजह से? लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से देखिए। एग्जांपल्स, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। सो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स, आफ्टर दैट इलास्टिक फोर्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेज जो है वो क्या है बताइए मुझे? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स अगर आ जाता है तो ही आप कंसेप्ट ऑफ, मैं जो यहां पे बोल रहा हूं वो याद रखिए, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंसेप्ट ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं या ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट आता है या नहीं? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक फोर्स में, इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम सीखेंगे कि स्प्रिंग वाला पॉइंट, स्प्रिंग केस में, या फिर इलास्टिक, हम स्ट्रिंग भी इलास्टिक लेते हैं तो भी बात बन जाएगी। तो इसमें भी हमें सीखना है कि वो जो इलास्टिक है, स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट आएगा तो वो एक्चुअली स्टोर्ड वर्क डन ही रहता है। स्टोर्ड वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है, मैग्नेटिक फोर्स में भी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कौन सा है बोलिए? कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स आएंगे हम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, ये क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पर एग्जांपल्स भी देखने बाद में। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डिपेंड किस पर होता है फिर? वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स or a closed loop comes to what? 0 always. Work done by conservative force is a complete recovery type of work done. ठीक है, यानी उसका हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट रिकवरी कर सकते हैं। ए टू बी जाते समय जितना वर्क डन होगा, बी टू ए आइए सेम वर्क डन रिकवर किया जाएगा। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, वो याद रखिए। और फिर ये एग्जांपल्स कि कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव है। ओके, ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है। अब नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको आ जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ ही गए ऐसे समझ लीजिए। कैसे? इसके एग्जैक्ट अपोजिट बोलना है आपको, बाकी कुछ नहीं। देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा पॉइंट क्लियर करेंगे अभी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखते हैं। अब कंजर्वेटिव में वर्क डन डिपेंड्स और इंडिपेंडेंट ऑफ क्या था, पाथ, तो यहाँ पे आपको डिपेंड बोलना है। सो इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ। ये पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड तो करेगा ही। इसका मतलब एग्जैक्ट अपोजिट का मतलब ये नहीं होगा। देखो कंजर्वेटिव में आपने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यहां पर आपने कहा डिपेंड ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव में दूसरा पॉइंट क्या था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये नहीं कहेंगे आप ये कहे यहां पर कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स not only depends on path but also initial and final position। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड रहता है, लेकिन पाथ पर भी डिपेंड रहता है। ठीक है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड लूप नेवर कम्स टू जीरो। अब वो जीरो नहीं होता है, इसका मतलब 100% रिकवरी नहीं है। ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहां पे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, सिर्फ हम कंजर्वेटिव फोर्स में। ये याद रखिए आप, जितने भी आपने फील्ड देखिए, फील्ड कितने हैं हमारे पास, 3। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। तीनों फील्ड के जो फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तीनों केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओके। तो पाथ पर डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड है, क्लोज लूप पर वर्क डन जीरो नहीं होगा, यानी 100% रिकवरी नहीं है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कभी हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और इसके एग्जांपल बोलिए कौन से है, जो फ्रिक्शनल वाले फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल एंड विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी यानी फ्रिक्शन ही रहता है, फ्रिक्शन बाय लिक्विड। ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, और फिर 2 एग्जांपल लेते हैं, वहां से हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे कि कैसे कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं और कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वैल्यू है वो पाथ पर डिपेंड रहता है, यानी वर्क डन उन्होंने जो किया वो। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट लेते हैं। लेट अस कंसीडर वन इंक्लाइन प्लेन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके। अब ये जो लेंथ है A to C, ये है L। यहां पर आपने क्या किया, ब्लॉक लिया है जिसका मास है M, और वो आपने मूव किया A to C। कहा मूव किया, A to C। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की खासियत क्या रहती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, तो वो अपोजिट रहेगा। नाउ प्लीज टेल मी, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B क्या रहेगा, ये इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ। एग्जैक्टली कितने का एंगल है, 180, cos 180 -1, so this comes to minus frictional force into displacement। सिंपल सा। अब वो कुछ देर के बाद C पर तो पहुंच ही जाने वाला है, C से फिर आप उसे A पर लाना चाहते हैं, यानी इस बार आप डिस्प्लेसमेंट ये चाहते हैं, डाउनवर्ड ओवर इंक्लाइन प्लेन। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स क्या रहेगा, उल्टा। यहां पर भी कितना एंगल है बोलिए, 180। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन, ये A to B नहीं ना, A to C है। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे C to A। कितना आएगा फिर से, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू लेंथ, यानी डिस्प्लेसमेंट है वहां पर। तो आप ही मुझे ये बताइए कि ओवर दिस क्लोज्ड लूप, ठीक है, कितना आ रहा है वो, -2 टाइम्स फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये 0 आया, नहीं। सो वही तो पॉइंट है,
इट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो यहाँ पे देखिए कितना ये कंसेप्ट कैसा है, आप ऐसे जा रहे हैं या फिर आप A to B गए, B to C गए, जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा या फिर फ्रिक्शनल सरफेस पर जितना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन रहेगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा, वर्क डन। ये मैंने क्या कह दिया बोलिए, यहाँ पे वर्क डन डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे फोर्स एंड बेसिक फार्मूला जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जिस रास्ते से फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, दो रास्ते हैं मान लीजिए, एक है स्मूथ सरफेस, दूसरा है रफ सरफेस। डेफिनेटली रफ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा, तो वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, ज्यादा। और वो रफ सरफेस पर आप जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना वर्क डन ज्यादा रहेगा। ये ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंगल एग्जांपल, दोनों को वो अप्लाई करके दिखाते हैं। चलो देखिए सिंगल एग्जांपल, जहां पर हम ये समझाएंगे कि कैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स independent of path and work done by non-conservative force depends on path. So let us consider examples. एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो दिस इज एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट का नाम है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,5 मीटर में लीजिए, 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट भी 5 है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, 5 है, ठीक है। अब O to B जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, फिर से वही बात है, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे 3 ही रास्ते दिखाऊंगा। एक ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधा ये O to B, ये एक पाथ रहेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। दूसरा पाथ ये है OAB, ठीक है। तीसरा ये कम से कम 3 तो दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट है लेकिन कितना दिखाएंगे यहाँ पे सिर्फ 3, ठीक है। और इसे क्या कह दीजिए, सी पॉइंट कह दीजिए। देखो तो जरा अब एग्जांपल क्या है, आपको कहा गया है कि वो इस पॉइंट पर था इनिशियली पार्टिकल, जिसका मास लीजिए, लेट अस कंसीडर मास ऑफ दैट पार्टिकल कम, और कितना लिया हमने, 3 kg। पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट लिया, 3 kg का पार्टिकल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। सो 3 kg का एक ऑब्जेक्ट लिया, उसे जाना है बी पर। वो अगर OCB इस पाथ से जाता है तो वर्क डन क्या रहेगा, OB इस पाथ से जाता है और OAB इस पाथ से जाता है तो वर्क डन क्या रहेगा। यहाँ पे 2 फोर्सेस लेते हैं। पहला फोर्स हम कंसिडर करते हैं ग्रेविटी, पहला फोर्स कौन सा कंसिडर करते हैं, ग्रेविटी। और जो नेक्स्ट फोर्स रहेगा वो पाथ डिपेंडिंग दिखाएंगे, ठीक है। पाथ डिपेंडिंग रहेगा तो ही तो नॉन कंजर्वेटिव रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये एग्जांपल पहले सॉल्व कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अब आप समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम OAB path or along OB path or along OCB must be same, सेम आना चाहिए। वो मैथमेटिकली देखेंगे हम सेम आता है या नहीं। चलो फिर देखो, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये पाथ कंसिडर कर लेते हैं OAB। कौन सा पाथ कंसिडर कर लेते हैं, OAB, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए जो बेसिक फार्मूला है हमारा वर्क डन का, मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ व्हाट, थीटा, वेयर दिस थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेविटी यानी यहाँ पे mg रहेगा और वो डाउनवर्ड ही रहेगा। आप किसी भी पाथ से जाइए, ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड इन ऑल केसेस, ठीक है।
ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया। नाउ अब मैं पाथ अगर सिलेक्ट करता हूं, पाथ सॉरी ओ ए बी, पाथ ओ ए बी कंसिडर कर लेते हैं और वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओ ए बी को मैं ओ ए प्लस ओ बी में डिवाइड कर दूंगा। सो मैं ऐसे कर कह दूं कि वर्क डन in moving along the path OAB must be equal to work done when object moves from O to A plus work done when object moves from A to B। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, तो आप मुझे ये बताइए। देखो ये है डाउनवर्ड और O to A वो जा रहा है हॉरिजॉन्टल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल मूव होते हैं आप तो 100% वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, कॉस थीटा की वैल्यू कितना आता है? जीरो, क्योंकि थीटा 90 है वहां पे। सो यहां पर ये वर्क डन तो जीरो ही हुआ है। ठीक है, अब ए टू बी यानी आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपवर्ड, और ये कैसा है? डाउनवर्ड। सो दिस मस्ट बी नेगेटिव। mg और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? ऊपर है ये h, मानो थोड़ी देर के लिए वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। m कितना है? 3, g को मानो 10 और h कितना है यहाँ पे? h यानी ये y कोऑर्डिनेट रहेगा वो 5 है। सो दिस कम्स टू 5। कितना आ रहा है? 5 3 जा 15, 150, लेकिन माइनस है 150 जूल। वर्क डन 150 जूल। क्या आपको ये कंसेप्ट समझा? पाथ कौन सा कंसिडर किया था आपने? OAB। ठीक है, तो पाथ मैं यहाँ पे आप कहाँ पे लिख दूं मुझे बोलिए कि पाथ अगर मैं OAB कंसिडर करता हूं तो मेरा आंसर आया है 150 जूल, माइनस ऑफ 150 जूल। ठीक है, एक पाथ मेरा कंप्लीट हुआ। नाउ मैं चाहता हूं O to B जाए। सेकेंड पाथ में डिस्कस करना चाहता हूं। सेकेंड पाथ O to कहां जाना चाहता हूं मैं? डायरेक्ट B along the path OB, along the path what? OB। देखते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है वो क्लियर करो पहले। ये डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप जरा देते हैं ये 5, ये 5, क्या ये 5√2 आ रहा है? क्या आ रहा है वो? 5√2। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ठीक है 5√2 आ रहा है तो आ रही है। अब यहाँ पे एंगल का भी एक पॉइंट है, ये है mg। एंगल आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये है 45 और ये 90, तो टोटल एंगल कितना हो रहा है? ये 135। कितना एंगल आ रहा है वो? 135। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when we travel from O to B along path O to OB, ऐसे बोलिए along path what? OB, और वो रहेगा mg। डिस्प्लेसमेंट x दिखा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, और ये है cos ऑफ 135। ठीक है, अब cos ऑफ 135 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए? cos 90 प्लस 45। 90 प्लस क्या रहेगा वो? 45। cos of 135 can be written as cos 90 plus 45, that comes to minus of sin 45, and sin 45 का वैल्यू रहेगा 1/√2। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब ये लिख देता हूं, ये है 30, x कितना है बोलिए जरा? 5√2। x देखिए ना, इसमें कितना है वो? 5√2, और ये आएगा माइनस ऑफ 1/√2। दिस √2 विल कैंसिल विद दिस √2, और फिर से वही बात आएगी, दैट इज 150 जूल। क्या आप समझ रहे हैं? सो व्हेन वी ट्रैवल along path OB, आंसर कम्स टू अगेन माइनस 150 जूल। फिर से वही आया है। ठीक है, अब लास्ट वाला बात देख लेते हैं। OCB देखो, अब OCB में
थोड़ा हम इसे फास्ट अगर कैलकुलेट करना चाहे तो पाथ मैं कंसिडर करना चाहता हूं OCB, ठीक है। तो देखो OCB में वर्क डन OC इस पाथ में और ये CB, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो आप सीधा सीधा ये बोल दीजिए कि वर्क डन अलोंग पाथ OCB विल बी वर्क डन अलोंग OC प्लस CB। तो ये हुआ 0। क्यों 0 हुआ ये हमने क्लियर किया। अब ये है अपवर्ड और mg है डाउनवर्ड, सो डेफिनेटली माइनस, और ये 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, सो माइनस mgh इट अगेन कम्स टू -150 जूल। आप देखिए आपने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि आप अलोंग OAB जाते हैं, आप अलोंग OB जाते हैं या अलोंग OCB जाते हैं, इन ऑल द केसेस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसका एग्जांपल है बोलिए मुझे एक बार, कंजर्वेटिव फोर्स का, उसके वजह से वर्क डन कितना आ रहा है सेम। सो यहां से ये मैथमेटिकली हमने क्लियर किया कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट पाथ, बट इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, वो अगर बदल देते तो वर्क डन बदलेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये किसका एग्जांपल हुआ बोलिए, कंजर्वेटिव का। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी पाथ डिपेंडिंग फोर्स लेते हैं, तो एग्जांपल वही रखते हैं। देखो एक बार एग्जांपल वही रखते हैं। एग्जांपल वही रखते हुए आगे बढ़ते, ये ऐसे 3 kg का ही ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसे दिया, लेकिन 2y I कैप प्लस x² j कैप। फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ इट डिपेंड्स ऑन x एंड y, ठीक है, फंक्शन ऑफ x एंड y। अब जब आप फंक्शन ऑफ x एंड y ले रहे हैं तो 100% आप पाथ डिपेंडिंग फोर्स ले रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया ये? नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पाथ डिपेंडिंग यानी ये वेरिएबल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है बोलिए? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमारे पास वर्क डन का एक बेसिक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, और वो है इंटीग्रेशन f इंटू वॉट dx। dr मानो जनरल में, where dr is, this dr is what? dx I cap, dy j cap and dz k cap. f can be fx I cap, fy j cap, fz k cap. ओके, तो यहाँ पे ये है fx, ये है fy, यानी dx dy लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात, क्या लेना पड़ेगा हमें? dx dy। अब पाथ लीजिए OAB, पाथ कौन सा कंसिडर कीजिए? OAB, ठीक है। OAB से क्या होगा और OCB से क्या होगा वो देखते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब देखो मैं यहाँ पर कौन से समझा देता हूँ, OAB और OCB दो अगर ये अनइक्वल आ जाएंगे वर्क डन, तो आप समझ लीजिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के पाथ डिपेंडिंग फोर्स है करके पाथ बदल दिया तो बात बदल जाए। कैसे जरा देखिए। सबसे पहला पाथ जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो है पाथ OAB। पाथ कौन सा देख रहे हैं? OAB, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, बाय दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग पाथ OAB। तो आप जरा देखिए OAB का क्या रहेगा। तो यहां पर मुझे क्या बोलना चाहिए? देखो OA और AB ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा ना मुझे। देखो ना OA प्लस AB ऐसा है, तो क्या मैं यहां पर यह कह दूं कि O to A प्लस ये क्या रहेगा A to B। इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए। अब जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए OA की अगर आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर आप OA की बात करते हैं, ठीक है, OA की बात कर रहे हैं आप, तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां पे
ओ ए यानी एक्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो एक्स की अगर बात कर रहे हैं, एफ एक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स देखिए वो है 2y, एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2y है, ठीक है। और एफ वाई की कीमत कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर है। तो यहां से ये बातें कैसे बदल जाती है जरा देखो। ओ ए के लिए मैं लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए बी के लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा। अब मुझे फोर्स कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, फोर्स मुझे वर्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज एफ वाई डी वाई। एफ वाई और क्या लेना पड़ेगा मुझे, डी वाई लेना पड़ेगा, है या नहीं। देखो एफ एक्स ये रहेगा 0 to 5, ये भी रहेगा 0 to 5। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए जरा, एफ एक्स की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू आप देखिए वो है 2y, क्या है यहाँ पे वो 2y है। तो इंटीग्रेशन 0 to 5 ये रहेगा 2y dx प्लस 0 to 5 एफ वाई की कीमत कितना है बोलिए, यहां पर वो है एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है बोलिए मुझे, डी वाई। एक्स स्क्वायर इंटू क्या है ये, डी वाई है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए y और dx, तो y dx का फंक्शन नहीं तो ये 2y बाहर लेना पड़ेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर भी क्या लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो देखिए ये ऐसा कंसेप्ट आ गया। नाउ प्लीज टेल मी व्हेन वी मूव फ्रॉम O टू A, O टू A जाते समय y कोऑर्डिनेट कितना है बोलिए, 0 है। अब y कोऑर्डिनेट 0 है यानी y की वैल्यू 0 है। तो अब आप यहां पे मुझे ये बताइए कि ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 0। कैसे आप समझ रहे हैं, When we move from O to A, x कोऑर्डिनेट ही है, y तो 0 है, y 0 है तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। अब आप सिर्फ x स्क्वायर और dy को सॉल्व कीजिए। x और dy ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होगा तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ dy का इंटीग्रेशन, सिर्फ dy का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोलिए, ये मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। वर्क डन ये है OAB और x स्क्वायर बाहर है, dy का इंटीग्रेशन भी हमने ले लिया y फ्रॉम 0 to 5। पुट द वैल्यूज, x का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर और ये 5 तो क्यूब बन रहा है शायद, तो ये रहेगा 125 जूल। आप देखिए तो ये 25 बनेगा और ये 5 बनेगा, सो 25 to 125। ओके, so work done by this non-conservative force when we move from OAB comes to 125. Okay, that's it. ठीक है। सेम बातें पाथ में सिर्फ OCB कंसिडर करता हूं। कौन सा पाथ कंसिडर करता हूं मैं, OCB। तो बातें कैसी बन रही है देखिए, OCB तो आप जाएंगे OC और बाद में जा रहे हैं आप CB, तो ये सारी बातें ये तो सेम ही रह रहा है। देखो When we move from O to C, y है तो x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0। इसका मतलब पहले केस में ये जो टर्म 0 आया था, अब यहां पर ये टर्म 0 आएगा, 0 आएगा तो उसे गुना दीजिए। अब 2y को आप dx के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, 2y क्या निकलेगा कॉमन। तो ये बात देखो यहां पर कैसे रहने वाली है। वर्क डन फॉर पाथ OCB, 2y बाहर लिख दीजिए, लिख पाएंगे ना, और dx का इंटीग्रेशन लीजिए। dx का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बोलिए, x। इंटीग्रेशन का लिमिट फ्रॉम 0 to 5, पुट द वैल्यू, y की वैल्यू है 5, 5 to 10 और ये तो ये मेरे ख्याल से बन रहा है 50 जूल। अब आप इस पाथ से गए तो कितना बना था 125 और इस पाथ से गए तो कितना बना है 50 जूल। क्या वर्क डन सेम है, नहीं। सो इन दिस केस दैट इज फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन व्हाट, पाथ। ठीक है, ये हमने यहां पर मैथमेटिकली प्रूव किया। ओके ठीक है, चलिए
अब जो नेक्स्ट है, लास्ट आर्टिकल जो है इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में जो पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो वर्क पावर एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हमें आना चाहिए पहले। ठीक है, तो देखो कौन सा पॉइंट कवर करना है हमें, काइनेटिक एनर्जी। क्या कवर करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज, अब ये हम जानते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह क्या है। एनर्जी possessed by an object due to its motion, मोशन की वजह से, यानी उससे वेलोसिटी है साथ साथ उसे मोमेंटम है। ठीक है, सो जिस बॉडी को मोमेंटम एंड वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी है तो मोमेंटम है ही। ठीक है, तो आप रफली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस बॉडी को मोमेंटम है, नॉन जीरो मोमेंटम है जिस बॉडी का, उसको 100% काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी पजेस करने के लिए बॉडी शुड हैव मोमेंटम, बॉडी शुड हैव व्हाट, मोमेंटम। देखो यहां पर मैं क्लियर कर लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी ई सफिक्स की के से मैंने दिखा दिया, मानिए यह है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ऑफ क्या है ये, एम वी स्क्वायर, वेयर दिस एम इज मास एंड वी इज स्पीड। ठीक है, वी क्या है यहाँ पे, स्पीड है। ठीक है, तो मास इंटू स्पीड स्क्वायर, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। इसे ही मैं मैथमेटिकली मैं टर्म बदल दूंगा बाद में। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि क्या मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एम वी इंटू वी। ठीक है, इसे दो तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो ये है फर्स्ट और ये है, यहाँ ऐसे दिखा देता हूं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एम वी इंटू वी। क्या आप ये नहीं जानते कि हाफ ऑफ सॉरी एम वी यानी लीनियर मोमेंटम, सो ये हो गया पीवी। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। यहां पर मैंने वी को स्प्लिट किया और यहां पे क्या किया, जो थी वैल्यू वो वैसे ही रख दिया और ऊपर m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया। सो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर, दैट मीन्स ये ऐसे पी स्क्वायर बाय m। अब ये है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्पीड। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड स्पीड। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास। तो अगर आपको यहां पर ये कहने को कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पर कैसे डिपेंड है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कुछ लोग ये कह सकते हैं ई के इज अ फंक्शन ऑफ पी, और यहां पे आप कह सकते हैं कि ई के इज अ फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर, यानी ये ऐसे बोलिए फंक्शन लीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा सही है बोलिए। अब प्रोपोर्शनलिटी में जो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये है कि मैं जिस पर डिपेंडेंसी दिखाता हूं वो टर्म छोड़ के बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होने हैं। अब आप मुझे ये बताइए, हाफ तो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट रहेगा क्या? कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोमेंटम बदल रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी बदल रहा है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन कौन से, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, और इसीलिए मैं ये इक्वेशन गलत मानता हूं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बाय 2m, तो मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे और हम रिलेटिविस्टिक मोशन यानी रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लासिकल मैकेनिक्स अगर कंसेप्ट सीखते हैं तो डेफिनेटली मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो मास कांस्टेंट टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। सो जब भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के इक्वेशंस आएंगे, आप मोमेंटम इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप हमेशा याद रखिए काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या कहना है आपने, पी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी नहीं बोलना, हालांकि इक्वेशन दोनों याद रखना, तीनों। ठीक है,
अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये जो v है, यहाँ पे ये जो v है वो स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड भी हम ला सकते हैं। यानी मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और मैं अगर स्टेशनरी हूं तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन मैं भी एक्सेलरेटेड मोशन में हूं और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तब जो बात रहेगी वो रहेगा, मेरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा वो रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस केस में ये कैसे आता है, ये काइनेटिक एनर्जी मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं? हालांकि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन स्केलर को भी हम वेक्टर में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना। वर्क डन को आप फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं क्या? वैसे ही तो देखो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट जूल है, डायमेंशंस वगैरह सब आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़े कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बदल जाए, इफ v1 is speed of object, ठीक है, when seen by a person that moves with v2। अब ये यहाँ पे स्पीड की जगह वेक्टर लिखा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपने? वेलोसिटी। If v1 is the velocity of object when seen by a person that moves with velocity v2, तो हमें यहाँ पे v12 क्या रहेगा? v1 minus v2, relative velocity of one with respect to, and in this case kinetic energy का जो फार्मूला रहेगा वो half of m v12 का स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो वेलोसिटी तो रहता ही नहीं वो, तो हमें मैं मॉड लेना पड़ेगा ना। इसे ही मैं हाफ ऑफ m मॉड ऑफ v1 v2 स्क्वायर। अब यहां पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि ये v1 v2 का सब्ट्रैक्शन, ये जो मॉड है ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। आप इसे माइंड में क्लियर करो, ठीक है। v1 बार माइनस v2 बार के मॉड का स्क्वायर हमेशा v1 माइनस v2 स्क्वायर जैसा ही नहीं आता है। इंस्टेड ऑफ दैट आपने एक्चुअली ये ऐसे कहना कि v1 v2 का ये जो मॉड है ये एक्चुअली ये ऐसा आना चाहिए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 v2 cos थीटा। ठीक है, ओके। ये इस पर रेयर न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन हमें ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख दूं, एक बार मैं वो क्लियर कर देता हूं, फिर काइनेटिक एनर्जी का ये कंसेप्ट खत्म हो गया। वेक्टर फॉर्मेट तो देखो EK, अब हम जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर लाना है हमें, तो ये है हाफ ऑफ m v डॉट। क्या भी यह समझ पाएंगे? बस इतने फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं, कौन कौन से? ये रिलेटिव वाला पॉइंट, और ये हमेशा याद रखिए कि ये v1 माइनस v2 का स्क्वायर ही नहीं रहेगा, वो एक्चुअली ये रहेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ याद रखना है। ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। जो इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाफ ऑफ m स्क्वायर, हाफ ऑफ p इंटू v, एंड लास्ट वन हाफ ऑफ p स्क्वायर बाय m, p स्क्वायर बाय m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? p स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टू हैव काइनेटिक एनर्जी फॉर पर्टिकुलर बॉडी, दैट बॉडी मस्ट हैव लीनियर मोमेंटम। यानी जिस बॉडी को लीनियर मोमेंटम है उसी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी रहेगा।
क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ठीक है, हम यहीं पर रुक जाते हैं।